Welcome students in biology class. In previous video we described about the air pollutions as well as the noise pollution. What is the causes of air and noise pollutions? What is the effect and how can we control them? Today we describe next pollution, that is the water pollutions. So what is the water pollutions? We given the definition of the pollutions. उसमें क्या है, एयर और सॉइल को हटा दीजिए, वो आपका डिफिनेशन हो जाएगा वाटर पोल्यूशन. तो क्या है? इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू द चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन अफेक्ट द लिविंग बीइंग्स एडवर्सली. ओके, दिस इज द definition of water pollutions. Due to the human activities, ponds, river, ocean, and estuaries are getting polluted in several parts of the world. जो मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर Prevention and Control of Water Pollution Act in 1974 to safeguard the water resources from pollution and contaminations. इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट पास किया था जो 1974 में पास किया गया, इसका क्या एम था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना. ओके, so what is the categories of water pollutants? क्यों pollution क्यों होता है? Due to the pollutants. You know about the what is the pollutant? Means those material substance which cause the pollution, that is known as the pollutants. कैटेगरी ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वाटर पोल्यूटेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज टू टाइप. वन इज द पॉइंट सोर्सेस. What is the point sources? It is referred to pollutant which enter the water body from the discrete or single sources. ठीक है, तो point sources means in which that is the enter the water bodies from a single source, just like a sewage. Sewage directly enter कराया जाता है रिवर में या पॉन्ड में, दैट इज अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर. सेकेंड वन इज नॉन पॉइंट सोर्सेस. इट रिफर्स टू पॉल्यूटेंट दैट इंटर द वाटर बॉडी फ्रॉम अ वाइड सोर्सेस. मतलब कई सोर्स से उसमें इन्वॉल्व होना. यदि सिंगल सोर्सेज इन्वॉल्व हो रहा है, इंटर कर रहा है, दैट इज नोन एज द पॉइंट सोर्सेस. If there is the wide sources, means there is many sources that is enter inside the water, that is known as the non-point sources. For example, runoff, surface runoff. During the रेनी सीजन फ्लो करके वाटर हर तरह से वो पॉन्ड में मिक्स होता है. दैट इज क्लियर. If we discuss about the sources of water pollution, the sources of water pollution are two types. One is the natural sources, clay and silt from the soil erosion, leaching of the minerals and falling of organic matter from the banks constitutes natural sources of the water pollutions. ठीक है, जो सिल्ट है, क्ले है, सॉइल इरोजन के थ्रू जब वो वाटर के साथ फ्लो करके इनसाइड आते हैं वाटर में, तो उससे वो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. दिस इज द नेचुरल सोर्सेस है. एंड सेकेंड वन इज द एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड सोर्सेस. वाटर पोल्यूशन caused due to the human activities and pollutants generated by them are referred to as the anthropogenic sources. मैक्सिमम जो वाटर पोल्यूशन होता है ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक और मैन के द्वारा ही उसको पोल्यूटेड किया जाता है. ठीक है, बिकॉज दैट इज द डिस्चार्ज डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स. जस्ट लाइक यदि टेम्पल होता है, वहाँ पर जाते हैं पूजा करने, तो उसमें जो माला या
जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जाता है, विच कॉज द डिजीज। ओके, जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस है, दिस कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सोर्स। इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसके सोर्स के आधार पर। फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक सीवेज। व्हाट इज द डोमेस्टिक सीवेज? मीन्स a primarily contain biodegradable organic matter which is decomposed by microorganisms। सीवेज में जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दे आर डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, और वाटर जो उसमें होता है वाटर से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाता है। ओके, एंड इट इज रिलीज वेरी एवरी हाउस होल्ड ऑन डेली बेसिस, और ये सभी घर से रिलीज किया जाता है। A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. What is the impurities included in the sewage? First one, suspended solid। उसमें suspended solid जो होता है, for example sand, silt and clay which are present in the water. Second, colloidal materials। Colloidal material means that's like a fecal matters, bacteria, cloth and paper fibers। okay, थर्ड वन, डिजॉल्व मटेरियल, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट है, अमोनिया है, फास्फेट है, सोडियम है, कैल्शियम है, विच आर फ्लो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स। सो डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम होम एंड हॉस्पिटल में also contain pathogen and cause the diseases like typhoid, cholera, jaundice, dysentery, etc. So from the domestic sewage, that is also causes the water pollutions. Second one, industrial wastage। it is released from the petroleum, paper manufacturing, metal and chemical manufacturing industries, etc. into the water bodies। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्री का वो डायरेक्टली दैट इज डिस्चार्ज इन द रिवर और पॉन्ड्स, मीन्स दैट इज द अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कंटेन टॉक्सिक हैवी मटेरियल लाइक मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एटसेट्रा and variety of organic compound leading to biomagnification, जिसका बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज करता है। ऑयल स्पिल्स एंड थर्मल वेस्ट वाटर आर फिजिकल इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। ऑयल भी रिलीज किया था इंडस्ट्रीज द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होती है, एज वेल एज द वेस्ट वाटर, थर्मल वेस्ट वाटर, जो पावर पॉइंट या जो इलेक्ट्रिक बनाने के लिए जो वाटर को हीट किया जाता है वो वाटर डायरेक्टली इंटर यदि रिवर में कर दिया है तो दैट इज आल्सो यू नो अबाउट देम। जब उसको हम हीट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, और टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द अफेक्ट द aquatic habitats। okay, this is the generated from the electric generating units। third one, agriculture runoff। the runoff from the agriculture lands is polluted with the pesticide and fertilizer। ठीक है, इसके थ्रू जो फ्लो का क्या आता है उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है उसके साथ मिक्स होकर चले जाते हैं। इट इंटर आवर वाटर सोर्सेस बाय सीपिंग थ्रू द सॉइल टू ग्राउंड वाटर और इंटर इनटू द स्टीम एंड सरफेस रन ऑफ। ठीक है, स्टीम में मिक्स हो जाता है या दैट इज सीपेज के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में, दैट इज अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। दैट इज क्लियर। So what is the effect of water pollutions? The various effects of water pollutions are given below. First one, that is discuss about the
इंक्रीज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। बीओडी क्या है? इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, बीओडी क्या है? हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है। फॉलोइंग द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू अ रिवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बायोडिग्रेडेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स which consume a lot of oxygen, and as a result there is the sharp decline in dissolved oxygen in the water bodies. This can cause death of fish and other aquatic creatures. BOD is higher is polluted water and lesser is drinking water. यदि BOD यदि ज़्यादा है means this is the higher than the 5 ppm बोलते हैं, दिस इज द पोल्यूटेड वाटर। यदि उससे कम है, दिस इज द फ्रेश वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। दैट इज क्लियर। सेकेंड वन, इट्रोफिकेशंस। यू नो व्हाट द इट्रोफिकेशंस मीन्स? इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय द बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, ये लेक क्या है? एजिंग स्टेज होता है इन विच जो प्लांट बॉडीज है, एनिमल बॉडीज है, वो जब डेड होके दैट इज द सेटल डाउन ऑन द सरफेस, दे आर डिकम्पोज थ्रू द डिफरेंट टाइप माइक्रोब्स। मतलब न्यूट्रिएंट यहाँ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि डिकम्पोज होने कर और ऑक्सीजन जो होते हैं कंज्यूम कर लेते हैं। सो वाटर इज द पोल्यूटेड एंड दिस इज द अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन ए यंग लेक द वाटर इज कोल्ड and clear, supporting little life. With time, due to the introduction of nutrients such as nitrogen, phosphorus, there is growth of aquatic organisms. Slowly and steady, as the fertility of lake increases, organic remains begins to get deposited on the lake bottoms. That is clear? So eutrophication clear हुआ, means this is the नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय द बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स वाटर। वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द डायरेक्टली डिस्चार्जेस ऑफ द न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक फास्फोरस, नाइट्रोजन फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कल्चरल आइसोलेटेड यूट्रोफिकेशन। The accelerations of aging process of water resources due to the human activities। ये क्यों होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज का होता है, लाइक हैवी डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम इज टर्म एज द कल्चरल और एसिलेटेड यूट्रोफिकेशंस। ठीक है, इसको हम कल्चरल एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। The prime contaminants are nitrates and phosphates which acts as a plant nutrient। ये प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, thus over stimulating the algae growth। यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एल्गी का ग्रोथ हो जाता है, एंड दिस कॉज द डिक्रीज इन द डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाई अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। और एल्गी होने से कारण क्या होता है? पूरे सरफेस पे कवर कर लेते हैं, मीन्स दैट इज द कंज्यूम द ऑक्सीजन्स एंड दिस द हार्मफुल फॉर द अदर एक्वाटिक एनिमल्स। जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि जो ब्लू ग्रेन एल्गी और डिकम्पोज करेंगे, डिग्रेड करेंगे। ओके, एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट्स फ्लोइंग इनटू द लेक may poison whole population of fish whose remains further deplete dissolve oxygen and ultimately causing the lake of die। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा आपका न्यूट्रिएंट हाई रिच अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गया, सो एक्वाटिक एनिमल्स जो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द एल्गल ब्लूम्स। The presence of large amount of nutrients in water causes excessive growth of free floating algae जैसे phytoplankton called as algal bloom। ठीक है, नॉर्मली यू सी इन द समर सीजन जब पॉन्ड में वाटर बहुत कम हो जाता है तो बिल्कुल ग्रीन दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एल्गी की मात्रा ज़्यादा होती है, कंडेंस हो जाते हैं,
वह एल्गल ब्लूम को फॉर्मेशन करता है। तो एल्गल ब्लूम में यदि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट यदि वाटर में प्रेजेंट है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फ्री फ्लोटिंग जो फाइटोप्लैंक्टन है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगेंगे, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द एल्गल ब्लूम। इट इम्पॉर्ट डिस्टिंक्ट कलर एंड अनप्लीजेंट ओडर टू द वाटर बॉडीज। इसके कारण जो वाटर बॉडीज जो कलर है उसका चेंज हो जाता है, एज वेल एज द अनप्लीजेंट, उसका जो स्मेल है वो बैड स्मेलिंग होने लगती है जब डिग्रेड करता है वो। ओके, एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटीरियोरेशंस ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टलिटी। ये क्या करता है, वाटर क्वालिटी को डिग्रेड करता है और फिश मोर्टलिटी को इंक्रीज कराता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होने के कारण फिश उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज क्लियर। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। कुछ एल्गल ब्लूम इस तरह भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल के लिए भी अफेक्टेड करते हैं। Some plants were introduced in India for their lovely flowers, but have caused havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways. ठीक है, कुछ फॉरेन कंट्री से लाए गए हैं प्लांट, उसके फ्लावरिंग कलर के कारण जो कलर होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वह यहाँ पर आकर के पूरे वाटर बॉडी को पूरा सरफेस को कवर कर लेता है, मीन्स जो एयर उसमें मिक्स होता है उसके मिक्सिंग को रिड्यूस कर दिया। They grow faster than out ability of remove them. These are the water hyacinth, Eichhornia crassipes, are called the terror of Bengal. इसीलिए जो हायासिंथ है यह फॉरेन कंट्री से मंगाया गया है, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स में इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है, विच ग्रो अबाउंडेंटली इन यूट्रोफिक लैक्स एंड कॉज इन इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ डायनेमिक्स। ओके, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है पूरे इकोसिस्टम को, क्योंकि ऑक्सीजन को उसमें मिक्स होने नहीं देता। नेक्स्ट वन इज द बायोमैग्निफिकेशन। इट्स रिफर्ड टू एज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट एक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द इंक्रीज द टॉक्सिक सब्सटेंस इन increase the concentration of toxic substance in food chain, that is known as the biomagnification. These toxic substances are not excreted or metabolized and get accumulated in organism bodies. यह बॉडी में तो इंटर करता है, लेकिन वहाँ पे एक्सक्रीट या मेटाबॉलिज्म मीन्स उसका डिग्रेडेशन नहीं होता, वो बॉडी में क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है, स्टोर होने लगता है। ड्यू टू दिस सब्सटेंसेस पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाया फूड चेन, और ये इसको ट्रांसफ़र किया था फूड चेन के रूप में एक स्टेज से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। दिस फिनोमिनन इज वेल नोन इन केस ऑफ मर्करी एंड डीडीटी पोल्यूशंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मर्क्यूरी और डीडीटी पोल्यूशन में इसको शो किया जाता है। फर्स्ट यू सी हियर इज द गिवन द डायग्राम ऑफ बीओडी। ठीक है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है और ये बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब रिवर में डायरेक्टली इंटर किया जाता है सीवेज या वेस्ट मटेरियल, तो जहाँ पर इंटर किया जाता है वहाँ पर जो बीओडी है या डिजॉल्व ऑक्सीजन है बहुत कम हो जाता है। दैट इज क्लियर, वहाँ का बीओडी बढ़ जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, बीओडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, लेकिन जैसे वो वाटर के साथ, जैसे रिवर है तो फ्लो करेगा, उसके साथ आगे जैसे बढ़ता है तो वहाँ ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, वो मिक्स होता जाता है और धीरे धीरे वो क्या होगा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज करने लगता है। दैट इज क्लियर। और बीओडी जहाँ पर इंक्रीज किया था, जिस पॉइंट पर हम डिस्चार्ज करते हैं, डायरेक्टली इंटर कराते हैं रिवर में, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल तुरंत कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सीवेज होता है दैट इज़ द कंटेन
वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और जहाँ वाटर मिलेगा वहाँ भी ऑक्सीजन वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेगा। लेकिन जैसे वो फ्लो करके आगे बढ़ेगा वहाँ पर और वाटर मिक्स होता जाएगा, एयर भी प्रेजेंट है सरफेस में, वो मिक्स होता जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, यू सी फ्रॉम दिस ग्राफ। और बीओडी उसके अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। दिस इज द गिवन द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन बीओडी का। ठीक है, नेक्स्ट वन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था बायोमैग्निफिकेशन, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ गिवन इन द डीडीटी। इन केस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन इन डीडीटी इन द aquatic food chain, once DDT enter the organism, its concentration is increased at successive trophic level. If it is stored with the 0.003 ppb, means part per billions, DDT in agriculture runoff water, it can be ultimately reach to 25 ppm DDT in the fish eating birds through biomagnifications। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है। यदि वाटर में रन ऑफ के जो फील्ड से आया DDT, उसमें वाटर में 0.003 ppm है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इस पर डिपेंड कौन वाटर में, जू प्लांक्टन है। ठीक, यहाँ पर जो DDT का कंसंट्रेशन है 0.04 ppm हो गया, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने यूज़ कर रहे हैं। और इस फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांटन कौन यूज़ कर रहा है, स्मॉल फिश, तो यहाँ इसके बॉडी में स्टोर हो रहा है। यहाँ पर DDT कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.5 ppm। अब इस स्मॉल फिश को कौन यूज़ करता है, लार्ज फिश यूज़ करती है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है DDT का वो बढ़ता जा रहा है, यू सी है 2 ppm। ppm क्या है, यू नो अबाउट देम, पार्ट्स पर बिलियंस। ठीक है, और जब बर्ड ईटिंग फिश ईटिंग बर्ड्स है जो इसको यूज़ कर रहा है फूड के रूप में, हियर इज द कंसंट्रेशन ऑफ DDT दैट इज इंक्रीजेज 25 ppm, क्योंकि इनके बॉडी में ये स्टोर हो रहा है। लास्ट में जा करके जो हायर कंसंट्रेशन पर है, यहाँ पर कंसंट्रेशन टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ गया। दैट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ। तो व्हाट इज द इफेक्ट फिश ईटिंग बर्ड्स में, यह शो कर रहा है बायोमैग्निफिकेशन एक तरह से इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ DDT इन द aquatic habitats. The high concentration of DDT interfere with the calcium metabolisms in birds and causes thinning of the egg cells and their premature breaking. इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो कैल्शियम या DDT कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिलीज होता है उसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है एंड कॉज द थिनिंग ऑफ एग सेल, जो सेल होती है कवर होती है एग की, वो थीन कर देता है एंड दियर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग, इसके कारण प्रीमैच्योर में वो ब्रेक कर जाता है। जब हैचिंग के लिए बर्ड्स पर बैठती है तो टूट जाते हैं, अल्टीमेटली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड्स पॉपुलेशन। इसीलिए जो फिश ईटिंग बर्ड्स है उसकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज कर रही है। दैट इज क्लियर। हाउ कैन कंट्रोल मेजर ऑफ द वाटर पोल्यूशन? First one, biomagnification of toxics. Biomagnification of toxic chemicals can be controlled by judicious use of small doses of the fertilizer and manure. जितनी required है उतना ही यूज़ किया जाए। That is clear. एक्स्ट्रा उसमें नहीं डालना है। Second, sewage contain a large quantity of human excreta, organic matter and microbes. It should be first treated in sewage treatment plant before being discharged into the water bodies. जो सीवेज सिटी से रिलीज हो किया था डायरेक्ट इनटू द रिवर, फर्स्ट उस सीवेज को सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाना चाहिए, फिल्टर किया जाना चाहिए, देन डिस्चार्ज इनटू द रिवर। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट एक इसी से रिलेटेड है इकोसैन या इकोलॉजिकल सैनिटेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट ये आता है बोर्ड के एग्जाम में। क्या है? इट इज द सस्टेनेबल सिस्टम फॉर द हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स जो या ह्यूमन एक्सक्रीटा है उससे कंपोस्ट का फॉर्मेशन करना।
इट इज़ द इफेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफ ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सोर्स है ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है उसको डिस्पोज करने का. Toilet in many areas of Kerala and Sri Lanka have been designed for the facilitating ecological sanitation. Ecological sanitation उस एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केरला एंड श्रीलंका में. Referred to as the Ecosan. 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 What is the advantages of the Ecosan? There are different advantages. First, practical, hygienic and efficient method of disposal. Second, cost effective approach, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होना नहीं है. Third, human excreta can be recycled into the natural fertilizer to replace chemical fertilizer. और ह्यूमन एक्सक्रीटा के द्वारा जो डिकम्पोज होकर के जो फर्टिलाइजर फॉर्म हुआ नेचुरल फर्टिलाइजर होता है विच कैन नॉट अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी. जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं जो अफेक्ट करता है वो ये अफेक्ट नहीं करेगा. That is clear. Next one, groundwater depletions. Groundwater is being pumped out at the enormous rate for its use in agriculture and urban areas. That has resulted in the fall of water table and depletion of groundwater in areas such as Punjab, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and other part of countries. ठीक है, जितना वाटर रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हम उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, मतलब वहाँ से हम कलेक्ट कर ले रहे हैं. ग्राउंड वाटर से ज़्यादा वाटर निकाल रहे हैं और वो रेनफॉल ना होने का वो आपका रिचार्ज भी नहीं हो रहा, जिससे ईयर बाय ईयर जो टेबल है ग्राउंड वाटर को डिक्रीज होता जा रहा है. बाय द फॉलोइंग वे ग्राउंड वाटर कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड रिचार्ज. कुछ डिफरेंट वे के द्वारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं. फर्स्ट वन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट कर लिया कलेक्ट कर लिया जाए. दिस इज द इजीएस्ट एंड चिपेस्ट मेथड टू रिप्लेनिश द रिचार्ज ग्राउंड वाटर. ये सबसे इजी प्रोसेस है. इसके लिए पॉन्ड वाले बनाए भी गए थे. ठीक है, गांव में पॉन्ड थे. ये क्या था, वाटर स्टोर करता था, जिससे वाटर रिचार्ज उस एरिया का वाटर ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता था. दैट इज क्लियर. दूसरा है प्रिवेंटिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ज़्यादा प्रिवेंट न करके, जैसे पहले होता था, अब तो हर घर में आपका मोटर लगा हुआ है वाटर के लिए. ठीक है, समर कूल लगाए हैं आप लोग. ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं डायरेक्टली, हर घर में मिल रहा है अब समरसेबल. ठीक है, पहले क्या था, एक पर्टिकुलर हिस्से नगर निगम का था, केवल एक एरिया से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता और पूरे घर में सप्लाई किया जाता. लेकिन अब हर घर में बोरिंग होने से क्या होगा, वाटर का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है. इसको कम किया जाए या वो उसका एक्सप्लॉयटेशन कम किया जाए. रिड्यूसिंग द वाटर डिमांड, efficient यूज ऑफ वाटर, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड अप्रोटिंग टाउन प्लांटिंग. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए, यू नो अबाउट देम. रेनफॉल के लिए फॉरेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्रीनरी ज़्यादा हो, जिससे वाटर जो क्लाउड है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एज वेल एज द रेनफॉल में भी सहायक होते हैं. बाय स्प्रिंकलर एंड सब सरफेस इरीगेशन टेक्निक. एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रिंकल या सब सरफेस टेक्निक का यूज़ किया जाए, मतलब जिस प्लांट के रूट को वाटर रिक्वायर्ड है केवल वो रूट पे ही वाटर दे, पूरे फील्ड को इरीगेट करने की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम वाटर लॉस इससे प्रिवेंट हो सकता है. दैट इज़ क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. थैंक्स. If you like them, subscribe my channels.